एक ज़ेन गुरु अपनी मरण शैया पर था और उसके आश्रम के शिष्य उसके इर्द गिर्द बैठे थे। वो गुरु अब शरीर छोड़ने वाला था और गुरु ने सुबह सुबह कह ही दिया कि शाम होते होते शायद मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा। सब शिष्यों ने गुरु से एक बात फिर कही, कितना अच्छा ना होता जो हम आपसे कब से कह रहे थे कि आपके जीवन में जो आपने अनुभव किया, जो आपने सीखा, जो जीवन के सर्वोत्तम और गहराई के अनुभव है, अगर आपने वो लिख दिए होते तो कितना अच्छा होता। उसकी अगर कोई एक किताब बन गई होती तो कितना अच्छा होता। उस किताब के कारण कितने का फायदा हुआ होता। वो शिष्य दुखी थे पर ये बात भी अपने गुरु से कह रहे थे और तभी गुरु ने एक किताब निकाली और अपने शिष्यों से कहा, मैंने किताब लिखी है और ये रही वो किताब। सबको इतना आश्चर्य और खुशी भी हुई और गुरु ने कहा, मैंने अपने जीवन के सारे अनुभव, जीवन के संघर्ष के अनुभव, अध्यात्म की ऊंचाई के अनुभव, सब कुछ इसमें लिख डाला है और वो अपने सर्वोत्तम और सर्वप्रिय एक शिष्य को बुलाते हैं और उसको वो किताब देते हैं और वो शिष्य उस किताब को लेता है और तुरंत वहां जल रही आग में फेंक देता है और वो किताब जलती है और राख हो जाती है। सारे शिष्य आश्चर्यचकित और गुस्से में गुरु की किताब को फेंक दिया और जला भी दिया। ये क्या कर दिया? और तभी गुरु की आंखों में आनंदाश्रु आते हैं और गुरु खड़े होते हैं और अपने उस शिष्य को गले लगाते हैं और कहते हैं, तू ही एकमात्र है जिसने मेरी शिक्षाओं को समझा। तुम ही वो हो जिसने ये जाना मैंने आज तक क्या सिखाया। सत्य कभी किताबों में नहीं है, वो तो यहाँ है और अभी है और इस पल है। जैसे ही वो किताबों में उतरता है वो खो जाता है। इसलिए तुमने अच्छा ही किया जो मेरे जीवन के सारे जो अनुभव उसमें लिखे थे उनको जला दिया, क्योंकि वो सारे अनुभव तुम लोगों के सामने हुए हैं और तुमने मुझे देखा है प्रतिपल, इसलिए तुमने अच्छा ही किया। और फिर शाम होते होते गुरु अपना शरीर छोड़ने ही वाला है, उससे पहले वो एक बात कहता है कि उस किताब में कुछ भी लिखा नहीं था, वो खाली थी। द बुक वॉज ब्लैंक। ज़ेन स्टोरी है, विद्रोह की गूंज और स्वर है उसमें। जो सामान्य सोच है उससे ये धारा अलग बहती है
जो संसार सोचता है वैसे वो लोग नहीं सोचते। और ये भी सत्य ही है कि जो सर्वोत्तम सत्य है वो हर एक व्यक्ति को स्वयं खोजना होगा। वो किसी किताब में नहीं लिखा है, ना किसी क्लास में है, ना किसी मीडिया में, ना यूट्यूब में, ना किसी पॉडकास्ट में, ना किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के पास, ना किसी स्पीकर में, ना किसी धर्म ग्रंथ में, ना ही किसी परंपरा में। सत्य खोज है। सत्य एक खोज, एक क्वेस्ट है। जो मेरा सत्य है हो नहीं सकता कि वो आपका भी हो। जो बुद्ध का, क्राइस्ट का सत्य था, जरूरी नहीं कि वो मेरा भी सत्य हो। जो पूर्वजों का सत्य था, जरूरी नहीं कि वो मेरा भी सत्य है। जो बातें आपने यहां सुनी, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए सत्य है। सत्य खोज है, ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। और सत्य की यात्रा संदेह से चालू हो तो बहुत अच्छा। अगर वो पहले ही दिन से निश्चय से चालू हो कि जो कुछ हमने सुना सब कुछ राइट है, तो आगे जाकर संदेह उत्पन्न होगा, आगे जाकर डाउट क्रिएट होगा। इसलिए हर एक अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत डाउट से अगर हो जाए तो हो सकता है आगे जाकर निश्चय में एंड हो, फेथ में एंड हो, विश्वास में और श्रद्धा में एंड हो। इसलिए जो पहली बार आए हैं और जिन्होंने पहली बार ये सारी बातें यहां सुनी हैं इतने दिनों में, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। फिर क्या करना है? खोज करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, तहकीकात करनी है, रिसर्च करना है, उसकी गहराई में डूबना है, इन्वेस्टिगेट करना है, सीआईडी की तरह बैठना है यहां पर। Don't accept anything because it is said by someone. Don't accept anything because it is written in some book or scripture. Do not accept anything because it has been hallowed by tradition. बुद्ध ने कभी कहा था कि स्वीकार नहीं करो क्योंकि वो किसी किताब में लिखा है, किसी महापुरुष ने कहा है, किसी योगी सन्यासी, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, या फिर परंपरा से वो चला आ रहा है। हर एक को अपना सत्य क्या करना होगा? खोजना होगा। मैं कौन हूं, इसको खोजना होगा। इसका उत्तर इतना आसान नहीं है कि मैं शरीर नहीं और आत्मा हूं। ये रेडीमेड आंसर है। रेडीमेड आंसर्स और उधार के आंसर्स क्रांति नहीं लाते। क्रांति के लिए क्या चाहिए? शॉक, दंडा। इसलिए हर एक को अपनी व्यक्तिगत यात्रा करनी है। क्या है? एक तो डाउट से यात्रा चालू करनी है और दूसरा क्यूरियोसिटी से। क्यूरियोसिटी अर्थात उत्कंठा। क्या है? क्या है? इन्वेस्टिगेट करो, घूमो इस कैंपस में, अनरिलेटेड लोगों से मिलो जिनको शायद पता भी नहीं यहां कोई शिविर चालू है। उनसे मिलो, उनसे पूछो कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो और क्यों आए। The journey should begin with curiosity. जिज्ञासा क्या है? सत्य यदि हम उधार ले ले तो ज्यादा समय नहीं टिकेगा। सत्य यदि हम कहीं से उठा ले तो वो जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा।
सत्य खोज है, सत्य एक यात्रा है, इट्स अ जर्नी। और हर एक की यात्रा अपनी अपनी है। जो आपके बाजू में बैठा है, जो आपके घर वाले हैं, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। इसलिए एक ही सत्य सबके लिए सत्य नहीं हो सकता, ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ आए और शायद पहली बार कई लोग आए। माइन्यूटली ऑब्जर्व करो यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ क्या है, यहाँ की हवाओं में, यहाँ की प्रकृति में, यहाँ का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन, लेक्चर्स, क्लासेस, जो भी सुन रहे हैं, हाउ इट इज, एंड ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस, और उस वाइब्रेशंस को फील करने का प्रयत्न करना है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे और इन हवाओं में क्या है फील करेंगे। बारिश की बूंदों की आवाजें, मौन, एक अव्यक्त प्रवाह, चारों ओर एक अज्ञात एन अननोन डिवाइन एनर्जी है। कुछ है जो भीतर भर रहा है, कुछ है जो एम्पावर कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस तनाव से यहां आए थे वो तनाव कहीं खो गया, जिस चिंता से आए थे और जिस भय में थे वो भय शायद कहीं खो गया। इस वातावरण में कौन सी तरंगे हैं? अब ले जाओ अपने मन में ही स्वयं को, विजुलाइज करो उस घर को जहां आप रहते हैं, वहां के लोग, वहां के कमरे, वहां का फर्नीचर, बेडरूम, वो दुनिया, वहां की दिनचर्या सुबह से रात तक, वो ऑफिस, वहां का सब कुछ, वहां की भागदौड़, और यहां का मौन। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। एक तीसरी मेथड है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। पहला डाउट, दूसरा क्यूरियोसिटी, और तीसरा कंट्रास्ट। उधर क्या है और इधर क्या है, वहां मन कैसा था और यहां मन कैसा है। वहां समय कैसा था, यहां समय कैसा है। समय के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम। एक है क्लॉक टाइम, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइम, और दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम या फिर माइंड टाइम। क्लॉक टाइम अर्थात 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, मैं कल करूंगा, परसों हुआ था, दिस इज क्लॉक टाइम। एक और समय है जिसको कहते हैं माइंड टाइम,
साइकोलॉजिकल टाइम। और वो एक अलग ही है। आई वॉज, आई विल बी के बीच का टाइम है वो। मैं क्या था और मैं क्या होऊंगा, मन में क्या चल रहा है, मन के इमोशंस का वो टाइम है। यदि कोई मित्र हमसे मिलने आए बहुत साल, 20 साल के बाद, रात भर उसके साथ हम बातें करते रहे, सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला, समय क्या पड़ गया, कम हो गया। क्या समय वास्तव में कम हुआ? नहीं। एक माँ है और उसका बेटा बीमार है, रात भर बुखार चल रहा है, वो समय कैसा है? बड़ा लंबा हो गया है। क्या समय लंबा और छोटा होता है? वो क्या है फिर? साइकोलॉजिकल टाइम। जिससे हम बहुत प्रेम करते थे उसी ने शरीर छोड़ दिया। वो समय कैसा होता है? ग्रीफ रिएक्शन, बहुत लंबा। तो आज का हमारा जो विषय है वो है जी ले इस पल, नाउ। जोसेफ स्मिथ नाम का एक इंग्लिश एक्सप्लोरर, सोल्जर और लेखक हुआ था। इंग्लैंड में बड़े बड़े काम उसने किए हैं, पर उसे एक आदत थी, ही वॉज अ ड्रंकर्ड, दारू पीते रहता था। और एक दिन उसके घर का जो एक रास्ता था, एक लंबा था और एक शॉर्टकट था, और जो शॉर्टकट रास्ता था वो कब्र से होकर गुजरता था, कब्रिस्तान से। वो इतना पिया हुआ था कि उसने सोचा कि इस रास्ते से जाता हूँ, शॉर्टकट से, रात को। और जाता है, लड़खड़ाता है और धड़ाम से गिरता है, उसे पता ही नहीं। एक कब्र के पास वो गिर जाता है। सुबह उठता है, उसकी आंख खुलती है, देखता है उसका सिर एक कब्र के ऊपर है। और जॉन स्मिथ ये बड़ा कॉमन नाम है, किसी का भी हो सकता है। और वो जो कब्र थी वो किसी और जॉन स्मिथ नाम की थी, नाम के व्यक्ति की होगी। वहां पे लिखा था इन द फॉन्ड मेमोरी ऑफ जॉन स्मिथ। उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है कि मैं मर गया, मुझे तो याद ही नहीं मेरा संस्कार कब हुआ और कब मुझे गाड़ा गया। आई डोंट नो व्हेन आई डाइड। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि मनुष्य एक गहरी नींद में खोया रहता है और फिर एक दिन अचानक जागता है। पर यह जो जागने की प्रोसेस है यह अत्यंत पीड़ादायक होती है और उसे शौक लगता है उसमें, अच्छा मैं सोया था। और व्यक्ति जागना नहीं चाहता क्योंकि नींद में बड़ा सुकून है, क्योंकि इस जागने की प्रोसेस में अनकंफर्ट है, शौक है। और लंबे समय से अगर हम विस्मृति में हैं तब तो जागना और कठिन है। तो मनुष्य भी अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, अपने स्वप्न में, और उसको लगता है यही सत्य है। और एक दिन वो जागता है और उसे पता चलता है ये सब असत्य था। हाँ, वो खुद अगर प्रयत्न करे जागने का तो और पीड़ा होती है, परंतु जीवन यदि उसे जगा दे किसी शौक के माध्यम से, तो उस शौक के बाद वो संवरता है और तब जानता है कि अब तक का ये जो जीवन जिसको हम प्रेम 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 कह रहे थे, लव लव लव, वो लव कभी था ही नहीं। वो एक मोह था, बस एक इन्फैचुएशन, अ टेम्पररी क्रश। वो एक वासना थी, जस्ट अ पैशन, अ लस्ट। वो लव तो कभी था ही नहीं। वो एक भय था अकेलेपन का,
आई लव यू एंड यू लव यू वाला। इट वॉज जस्ट द फियर। वो एक अधूरापन था कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं अकेला हूं। और उसी को हमने लेबल दिया था लव। पर क्या वो वास्तव में लव था? ये नींद टूटने के लिए टाइम लगता है। इसलिए चौथी विधि है सत्य को जानने की, नया स्थान। नया स्थान। जैसे ही आप स्थान बदलते हो कुछ समय के लिए, किसी हाई वाइब्रेशंस के स्थान पर जाते हो, विचार बदलने लगते हैं, इमोशंस बदलने लगते हैं। जैसे आप वहां थे अब यहां आ गए, यहां से आप वहां देख सकते हो क्या वहां चल रहा था जीवन में, लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में, रिलेशंस में, जॉब में, करियर में। मन का मौसम कैसा था? द क्लाइमेट ऑफ द माइंड। ये दूसरे स्थान से। तो ये आपके पास एक उत्तम अपॉर्चुनिटी है। यहां आकर केवल लेक्चर सुनना या मेडिटेशन नहीं, यहां आकर अपने आप को देखना है, उधर की मेरी दिनचर्या क्या है, उधर क्या गड़बड़ चल रही है। और यहां से जाने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करना है। एक छोटी सी प्लानिंग करके जानी है वहां क्या करना है उसकी। वो प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, एग्जाम प्रिपरेशन। वो प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, हेल्थ, डाइट। वो प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, मॉर्निंग कितने बजे उठना है, क्या खाना है। वो प्लानिंग हो सकती है रिलेशनशिप्स की। वो प्लानिंग हो सकती है किन मित्रों के साथ चलना है और किन से दूर हो जाना है। कुछ भी, एनीथिंग जो हमारे जीवन से संबंधित है। तो आज के इस सत्र में जी ले इस पल हम 8 ऐसी बातें देखेंगे जो आपको बहुत काम आएगी और जिनको आपको याद भी रखना है। और उसमें से सबसे पहली बात है अवेक टू दिस मोमेंट। पहली बात है इस पल के लिए जागना है। अभी क्या हो रहा है, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, इसको कहते हैं सजगता। अभी यहां बैठे हैं तो केवल यहीं बैठना है। अपने मन को आदेश दे दो, समझा दो कि और कहीं नहीं जाना है। क्लास के बाद क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है। नाउ दिस मोमेंट, अवेक टू दिस मोमेंट। इसके छोटे छोटे अभ्यास और छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी है। चल रहे हैं, अलर्टनेस के साथ चलना है। खा रहे हैं, अलर्टनेस के साथ। मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, दिस मोमेंट। उदाहरण दिया जाता है हमेशा, एक व्यक्ति जब बैठा है तो बहुत विचार आते रहते हैं। 6 to 48 थॉट्स, सम रिसर्च। एक दिन में 50,000 60,000 थॉट्स या उससे भी ज्यादा। जितना चुपचाप बैठो ज्यादा विचार आते हैं। जब हम चलते हैं तो विचार थोड़े कम हो जाते हैं। और जो रनिंग करते हैं, कोई करता है रनिंग? रनिंग करते समय विचार को क्या होता है, थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पीछे भाग जाए तो कितने विचार आते हैं? ये विचार आते हैं, ये पड़ोसी के पास बड़ी कार है, हमारे पास छोटी है, कुत्ता पीछे है। कौन से विचार आते हैं? कोई विचार नहीं आते, बस भागना है। दैट इज एक्सट्रीम अलर्टनेस। जहां डेंजर होता है वहां पर हम क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं एकदम। नहीं तो आराम से बैठे रहते हैं। एक राजकुमार गुरुकुल में गया, पर वो गुरु बड़ा ही अजीब व गरीब था। उसकी सिखाने की पद्धति ही अलग थी। वो लोगों को तलवारबाजी नहीं सिखाता था, वो लोगों को कोई ज्ञान के लेक्चर्स नहीं देता था। उसका एक ही टेक्निक थी। एक पेड़ थे बड़े बड़े,
ताड़ के वृक्ष, वो कहता था शिष्य को चढ़ो। वो राजकुमार आया, इतना ऊंचा पेड़ देखा, गुरु ने कहा कुछ नहीं, मैं इधर ही खड़ा हूं, तुम चढ़ो। ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर ऊपर एकदम चढ़ने लगता है, और तब तक गुरु आराम से लेट जाता है नीचे और सो जाता है। शिष्य देखता है कैसा गुरु है, गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, हिम्मत बांधनी चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहा, ये लेट गया, एकदम टॉप पर चला जाता है और फिर नीचे आने लगता है। और जब बस जमीन के आसपास पहुंचता है झाड़ पर, तो गुरु उठते, अरे संभाल के ध्यान से देखना, इधर पैर मत रखना, उधर पैर मत रखना, अभी बस ये नीचे पहुंचने ही वाला है। तब गुरु उसको कहता है ध्यान से आओ, ध्यान से, संभाल के। गुरु कहता है अजीब गरीब गुरु हो तुम, जब मैं ऊपर में था चोटी में तब कुछ नहीं कहा, अभी कह रहे हो। गुरु कहता है तब तुम डेंजर में थे, तब मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, यू आर ऑलरेडी अलर्ट। हाँ, पर जब संकट चला जाता है तब अलर्टनेस कम हो जाती है। जितना जो आराम में रहता है अलर्टनेस उतनी कम, जो जितना अपने कंफर्ट जोन में रहता है उतनी अलर्टनेस कम। जैसे ही कंफर्ट जोन से व्यक्ति बाहर जाता है अलर्टनेस बढ़ती है। सत्य को जानने की 5वीं विधि है लिव डेंजरसली। लिव डेंजरसली, खतरों के सामना करते रहना है। आराम आराम से चल रहे, आराम आराम से चल रहे, वही विचारधारा है, वही दिनचर्या, इसमें क्रांति नहीं आती। हम जब परिवर्तन लाते हैं कोई, तब वो क्रांति आती है। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेक टू दिस मूवमेंट। चल रहे हैं तो केवल चल रहा है, उठ रहे हैं तो उठ रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे। अवॉइड सब जगह कहा जाता है, अवॉइड मल्टीटास्किंग। खाना भी खा रहे, मोबाइल भी देख रहे, शॉर्ट्स भी देख रहे, रील्स भी देख रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। माइंड इज फ्रैगमेंटेड। जितना मन एकाग्र होगा और फोकस्ड होगा, हाँ वो एक दूसरी है, वो एक सिद्धि है। जो मन एकाग्र हो जाता है वो एक ही साथ कई सारी चीजें कर सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। परंतु एज अ प्रैक्टिस वन थिंग, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल हटा दो वहां से, एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स फोकस्ड। तो पहला सिद्धांत क्या है? अवेक टू दिस मूवमेंट। दूसरा है ब्रेक द पास्ट मेमोरीज। हम अधिकतर समय अतीत में जीते हैं। जो हमारे जीवन, अगर कोई किताब है, उस किताब के जो पेजेस जो हो चुके हैं हम उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी दुखों में जीते, उसी पेन में, उसी दर्द में, उसी रिपेंटेंस में, उसी पश्चाताप में, उन्हीं दर्द भरी ट्रॉमेटिक यादों में, जबकि जीवन आगे बढ़ रहा है। जैसे कोई स्टेशन पर हम रुके थे और ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में तो चढ़ गए पर मन उसी के बारे में सोच रहा है, उस स्टेशन के विषय में। वो स्टेशन जा चुका है। तो सभी आंखें बंद करेंगे और अपने जीवन को एक किताब के रूप में देखेंगे। उसमें पेजेस है, अतीत की यादें हैं, अतीत की बातें हैं, पास्ट इवेंट्स उसमें लिखे हैं। कुछ डरावने, कुछ पीड़ादायक, कुछ कंफ्यूजिंग, जो अब तक समझ में नहीं आए क्या थे, कुछ धोखे, किसी का अपमान, किसी ने की हुई निंदा, ग्लानि, कोई स्वयं का ही एक संघर्ष, कोई एडिक्शन। अब मन ही मन विजुलाइज करेंगे कि वो सारे पेजेस को हमने फाड़ दिया है एक एक करके, और फाड़ के उसे डस्टबिन में डाल दो और एक नया पेज देखो। आज की तारीख,
26 जुलाई 2026। इसमें क्या लिखना है वो मेरे हाथ में है। एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया जीवन, एक नया उत्साह, नई घटनाएं, सब कुछ नया, एक नया स्थान और एक न्यू बिगिनिंग। ओम शांति। तो पास्ट आया और गया, अब अपनी एनर्जी को उसमें वेस्ट नहीं करना है। हम सोचते ही रहते, उसका इंटरप्रिटेशन करते रहते। और अभी आपके पास वो अवसर है, बिकॉज यू आर इन अ न्यू प्लेस। यहां बैठकर वहां के पूरे जीवन पर एक दृष्टि डालनी है। ऊंचाई से अच्छे से दिखता है, और माउंट आबू थोड़ा ऊंचा भी है ना, और ज्यादा अच्छे से दिखेगा। इस आबूराज से देखना, अच्छा वो चल रहा है, सब दिखाई देगा। अच्छा ये घर, ये ऑफिस, ये लोग, कहाँ क्या चल रहा है, दूर से अच्छे से दिखता है। तो दूसरा है ब्रेक द पास्ट चेन्स। और ये करने के लिए अलग अलग विधियां है। हीलियम बलून, जैसे इमेजिन करना पास्ट के सारे इवेंट्स हमने लिखे, वास्तव में एक बलून लो और उसमें चिट पेपर डाल दो और उसको उड़ा दो और देखो वो जा रहा है। दूसरा सिल्वर ट्यूब मेथड होती है। एक विजुलाइज करेंगे जैसे एक व्यक्ति है, और जो बड़ा डिफिकल्ट व्यक्ति और जिससे बड़े हिसाब है, ना उसको छोड़ सकते हैं ना उससे प्यार करते हैं। उसको कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप। उसको ही खरोचते हैं, प्यार भी करने के लिए तुम ही चाहिए, पर क्या है पता नहीं, वेरी डिफिकल्ट। कुछ कुछ बंधन है हमारे दूसरों के साथ। इमेजिन करना है दो व्यक्ति, सिल्वर कॉर्ड्स एंड कट द कॉर्ड्स। फ्री होने दो उसको जाने दो। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग क्रिएट करनी है एक। हम कहते हैं प्यार 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 प्यार, बट इट इज लेस लव बट मोर डिस्टर्बेंस। उत्तर फिजिकल सेपरेशन भी नहीं है, उत्तर है माइंड के जो कॉर्ड्स है, सिल्वर कॉर्ड्स, उसको कट कर देना। देखना ट्रेन में वो बैठ गया है, वो जा रहा है, बाय बाय। जरूरी नहीं कि कोई वो व्यक्ति है, वो कोई घटना भी हो सकती है जिसमें हमारा मन अटका है, फंसा है, हमने पकड़ के रखा है। वो घटना तो हो गई, वो सामने वाला व्यक्ति भी भूल गया, पर हमने पकड़ के रखा है कि तुमने मुझे ऐसा कहा था। एक पति पत्नी थे, वो पति बहुत अच्छा था, पर एक पार्टी में जाते हैं और वो वहां शराब पी लेता है। फर्स्ट टाइम, आज तक कभी किया नहीं था उसने। और फिर जब वो घर आते हैं, वो पत्नी उसे बहुत झगड़ा होता है कि तुमने ये किया कैसे। तो वो माफी मांगता है, बहुत माफी मांगता है, और इसके बाद ऐसा कभी नहीं करता है वो। पर इसके बाद में जीवन में जब भी कुछ होता है, वो उसको याद दिलाती है कि भूलना मत, मैंने तुम्हें माफ किया था। वो उसको 24 हर बार याद दिलाती है, हफ्ते में एक बार, ये भूलना मत, तुमने ये किया था और मैंने माफ किया था। पकड़ के रखा है। तीसरा है कैंसल द एंजाइटीज ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाली जो एंजाइटीज है, उसको क्या करना है? कैंसल। क्या होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, सोचते ही रहता है व्यक्ति। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति था कभी, सबसे द टॉप मोस्ट। वो जब शरीर उसने छोड़ा तो उसके पास इतनी संपत्ति थी कि अगले कई पीढ़ियां आराम से खा सकती थी। फिर भी वो दुखी था। उसको पूछा भी गया क्यों? वो कहता है जो 8वीं पीढ़ी होगी उनका क्या, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, इस दुख में शरीर छोड़ा। इतना पैसा था। सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा। एक व्यक्ति में तीव्र वैराग आ जाता है
और वो सोचता है मुझे संन्यास लेना है, परंतु गृहस्थी है, पत्नी है और अभी अभी बच्चा हुआ है, सोचते रहता है क्या करूं क्या करूं, जाऊं या रुकूं, जाऊं या रुकूं, जैसे बुद्ध की अवस्था हो गई थी। और फिर वो देखता है एक जानवर, एक छिपकली जैसा कुछ जो गिरता है, वो मां मर जाती है, उसके अंडे अपने आप निकलते हैं और अपने आप जीवन चालू रहता है। वो सोचता है जरूरी नहीं है कि मेरे होने से ही सब होगा, ये उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है इस संसार को चलाने वाली कोई एक एक्स्ट्रा पावर है। मैं सोचता हूं मैं सब कुछ कर रहा हूं, मुझे सब कुछ करना है, मैं अगर चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा, मैं अगर मर जाऊं तो डिपार्टमेंट का क्या होगा। अच्छा ही होगा शायद तुम ही बाधा हो, तुम्हारी वजह से प्रगति रुकी हुई है। हम सोचते हम नहीं रहेंगे तो इनको कौन देखेगा, हम भूल रहे शायद वो इंतजार ही कर रहे तुम जाते क्यों नहीं। तो भविष्य की चिंता है, भविष्य का भय, इस संसार में सबसे बड़ा जो भय है वो मृत्यु का भय कहा जाता है, पर उससे भी बड़ा और एक भय है। कौन सा? भविष्य का और बीमारी का भी भय है। हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं ओपीडी में, छोटा सा एक माउंट का ही एक लड़का आता है, उसको यहाँ पे एक काला सा तिल है, उसके मन में घुस गया है, सारा इंटरनेट सर्च कर चुका है कि ये कैंसर है। अब उसकी कोई भी जांच नहीं है जो बची है करनी, पर वो और उसकी माँ को भी परेशान करता है और घर वालों को भी परेशान करता है और कहता है थोड़ी एक स्पेशलिस्ट को थोड़ा दिखाई देते हैं। स्पेशलिस्ट को भी दिखा के हो गया, सब जगह दिखा के हो गया, पर कहता है ये कुछ तो है इसमें, और ये बढ़ गया तो उसको कहते हैं नॉर्मल है, तो बोलते आज नॉर्मल है, कल अगर एबनॉर्मल हो गया तो अब कैसे निकाले उसको। सोचते ही रहता है, सोचते रहता है। वहम। हमारी एक पेशेंट है माता जी, हॉस्पिटल में एक भाई है, उसकी नानी उधर रहते हैं महाराष्ट्र में, उसके मन में पक्का है कि मेरे छाती में सांप है, और उसका एक्सरे कराया, फिर सीटी स्कैन कराया, फिर सब कुछ कराया, उसको दिखाया कुछ नहीं है। तो वो कहती है मुझे सुनाई देता है ना, अब उसका क्या, और वो है तुम्हारे रिपोर्ट में नहीं आता बस। और इस बार आई थी तो कह रही थी 2-2 है। क्या करे उसका। कब सुनाई देता है, दिन रात आवाज सुनाई देती रहती है, यहां से ऐसे ऐसे करते हैं ना वो, उसकी आवाज सुनाई देती है उसको। चिंता, आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जीवन का सूत्र है दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में पूरी सदी छिपी हुई है, अभी का ये पल ही भविष्य बनेगा। हम इसको छोड़ देते हैं। कहा जाता है पास्ट और फ्यूचर ये सूडो टाइम है, द रियल टाइम इज नाउ। अभी यहां बैठे हैं, केवल यहीं बैठना है, यहां से जाओ तो बस चलना है, कुछ कर रहे हो तो बस वही काम करना है। मन में कुछ और चलता है, चल रहे हैं मन में आगे का चल रहा है। सो ये एक लॉन्ग टाइम की प्रैक्टिस है। इसलिए आपने यहां पर एक चैप्टर, जो पहला चैप्टर है इस विश्वविद्यालय का, मैं आत्मा हूं, और यही लास्ट चैप्टर भी है, मैं आत्मा हूं। ये केंद्र है, बाकी परिधि है, सरकमफरेंस। मन कहीं और जाता है, उसको खींच कर इधर लाओ, उसको पकड़ के इधर लाओ, उसको समझा के इधर लाओ। क्योंकि जन्म जन्म का देह भान है, बॉडी 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 बॉडी। सारा मीडिया, सारी किताबें, सारा इंटरनेट, सारी फिल्में किस पे केंद्रित है? शरीर शरीर शरीर। शरीर, शरीर का सौंदर्य, शरीर का आकर्षण, शरीर का स्पर्श, शरीर की वासनाएं,
शरीर से मोह, शरीर के धर्म, शरीर का स्वाद, शरीर का आलिंगन, सब कुछ शरीर, शरीर का प्रदर्शन, एवरीथिंग सेंटर्स अराउंड ओनली वन थिंग, बॉडी। और यहां इसलिए पहला ही चैप्टर है, मैं आत्मा हूं। चौथा सिद्धांत है डांस विद द एग्जिस्टेंस। प्रतिपल क्या करना है? ये जो अस्तित्व है इसके साथ डांस करना है। जैसे अभी रेन्स, बारिश आ रही है, बारिश के प्रति भी कोई कंप्लेंट नहीं है, एक सूक्ष्म घृणा है वो। हम ये अगर सोचते बारिश क्यों आ रही है, धूप क्यों है, गर्मी क्यों है इतनी, वो नेचर है, वो प्रकृति है, उसके हर रूपों को स्वीकार करना है, मेंटल एक्सेप्टेंस, तो इतना दर्द नहीं होगा। पर पहले से ही अगर हमने रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है तो फिर दर्द होगा। इसलिए क्या करते रहना है? नाचते रहना है, डांस करते रहना है प्रकृति के साथ। ये प्रकृति देखो, बारिश आ रही है, फिर बारिश चली जाएगी, वो बादल, वो ये परिसर बड़ा सुंदर है। एकांत में यहाँ समय बिताना है, बैठो और देखो पहाड़ों को, झरनों को, हरियाली को, बादलों को, बारिश को, और सोचना है ये प्रकृति कैसी है, कितनी सुंदर है, उसका कोई कंप्लेंट नहीं है, निरंतर एक हर्षित भाव है। तो निरंतर कीप डांसिंग विद एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस में जीवन की परिस्थितियां भी आती है। 1910 में एडिसन खड़ा था और उसने जो कुछ उसका रिसर्च लैब थी वो सारों को आग लग गई, भयंकर आग, भीषण आग, इतनी आग कि कुछ भी अब बचने वाला नहीं था। उसका बेटा भाग कर आता है, पूछता है पिताजी ये क्या है? एडिसन कहता है कुछ नहीं, अपनी माँ को बुला के लाओ। इतना सुंदर दृश्य, ऐसी जलती हुई आग वापस वो फिर नहीं देखेगी। इतनी सारी आग, इतने सालों का सारा रिसर्च पेपर्स, इंस्ट्रूमेंट सब जल रहा है। उसके बेटे ने लिखा, रीडर्स डाइजेस्ट के 1953 के एक चैप्टर में लिखा था कि मेरे पिता ऐसे खड़े थे और मैं देख रहा था, मुझे आश्चर्य लगा, इनको कोई दुख भी नहीं, कोई दर्द नहीं, इतना सब कुछ जल रहा है। पर मैंने ये भी देखा, फिर अगले 6 मास के अंदर मेरे पिताजी ने फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया। जो कुछ गया था, दुखी नहीं हो गए, डिप्रेशन में नहीं चले गए, सब कुछ छोड़कर संन्यास नहीं ले लिया। ही रिक्रिएटेड एवरीथिंग विद इन 6 months। सो परिस्थितियां अलग अलग होगी, परंतु हमें निरंतर खुश रहना है। खुशी हमारा अपना स्वभाव है। खुश किस लिए रहना है? इसलिए कि वो स्वभाव है। जैसे व्यक्ति डाइट चेंज करता है पर लंबा समय टिक नहीं पाता है। क्यों? कोई भी डाइट चेंज करता है, थोड़े दिन करता है फिर छोड़ देता है। वो कहते हैं चलो अभी फ्रूट डाइट करते, चलो अभी रॉ डाइट करते, चलो अभी लिक्विड डाइट करते, चलो अभी 1 टाइम कुक्ड करते हैं, फिर नेचर क्यूर सेंटर में जाते, 15 दिन वहां रहते, आते, कुछ दिन चलता है फिर खत्म। क्यों नहीं चलता? एक मुख्य कारण है स्वार्थ से कर रहे हैं। वेट लॉस, वेट गेन के लिए कर रहे हैं, कोई बीमारी है उससे छूटने के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सोचे कि ये मेरा स्वभाव है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो ही वो लंबा समय चलेगा। डाइट चेंज का मुख्य सूत्र क्या है कि ये मेरा स्वभाव है, तो ही वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलता है। उसी तरह खुशी क्या है? मेरा स्वभाव। इसलिए कीप डांसिंग विद द एग्जिस्टेंस। तो अभी हम एक छोटा सा डांस ही करेंगे, तो उसके लिए सभी खड़े हो जाएंगे, डायरी पेन पेंसिल नीचे रख देंगे और थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को टच ना करे। तो हमारे बीच में दिशा बहन है। दिशा बहन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो वो आप जैसा जैसे वो करेंगे, ये अकेले आपको डांस देखना नहीं है, क्या करना है? करना है। जो जो इनकी स्टेप्स होगी वो सारी स्टेप्स को क्या करना है? फॉलो करना है।
जैसा जैसा वो करेंगे वैसा वैसा फॉलो करना है, पर फॉलो करते समय देखना आजू बाजू वालों को एक दूसरे को चोट ना लग जाए। तो स्टार्ट करेंगे, गीत बजेगा और फिर डांस चालू होगा। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझको है पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। तुझको जो पाया सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। पाने को बाकी अब और नहीं है। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। मन नाच रहा मन झूम रहा, मन नाच रहा मन झूम रहा, चल कर श्रीमत के रास्ते। देखूं तुझको देखूं खुद को, भाग्य तो मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। काबिल कहाँ था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, फिर भी तूने अपनाया। हाथ है पकड़ा तूने। सभी खड़े ही रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। रेड लाइट मेडिटेशन म्यूजिक, रेड लाइट मेडिटेशन म्यूजिक। आंखें बंद। आंखें बंद। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं सदा हर्षित आत्मा हूं। सदा खुश। मेरे अंग अंग में खुशी की तरंगे। आंखें बंद करके फील करेंगे। मेरे दोनों हाथों से प्योर एनर्जी इन दो आत्माओं को जा रही है।
और इन दो आत्माओं की प्योर एनर्जी मुझ में प्रवेश कर रही है। पूरे हॉल में एक दिव्य प्रवाह, एक दिव्य ऊर्जा। मेरा मन हल्का हो रहा है, सारा भारीपन समाप्त हो गया है। मन के बोझ, मन की चिंताएं एक अदृश्य शक्ति ने हर ली है। चारों तरफ पवित्रता, पॉजिटिविटी। हाथ छोड़ देंगे, आंखें खोलेंगे और एक राउंड चक्कर लगाएंगे बहुत धीरे, पूरे हॉल को देखते हुए। चमकती हुई मणियां है, केवल शरीर है ही नहीं। ये सब दिव्य आत्माएं हैं। और एक बार चक्कर लगाएंगे बहुत धीरे, 3 times, बहुत धीरे। वातावरण में दिव्य ऊर्जा है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये सितारों की दुनिया है, अव्यक्त वतन है। बहुत धीरे से बिना आवाज किए सभी बैठ जाएंगे। ओम शांति। व्हाइट लाइट। तो सबसे पहला सूत्र बताया, अवेक टू दिस मोमेंट। दूसरा, वो सारे चेन्स ब्रेक कर देना, पास्ट की यादें, पास्ट की बातें। वो हो गया, ट्रेन आगे बढ़ गई है। तीसरा, कैंसिल कर दो। आने वाला जो होगा वो देखेंगे, अभी से उसके विषय में क्या सोचते बैठना है। प्लान करना वो एक अलग बात है, बट व्यर्थ की चिंता है, इलॉजिकल। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मैं बीमार हो गया तो, मैं मर गया तो। एक व्यक्ति की आदत होती है, वो हमेशा कहता रहता था तकिया कलाम, इससे भी बुरा हो सकता है। उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि मैंने रात में स्वप्न देखा कि मैं मर गया, आप बताओ इससे भी बुरा क्या हो सकता है। वो कहता है उससे बुरा ये हो सकता है कि तुम वास्तव में मर जाओ। चिंता करते रहता है व्यक्ति। एक डॉक्टर अपने पेशेंट से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 न्यूज़ है, गुड और बैड, कौन सी सुनाऊं बताओ। पेशेंट कहता है पहले बैड न्यूज़ सुना दो। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास केवल 24 घंटे है जीने के लिए, 24 घंटे के बाद तुम मर जाओगे। यह है बैड न्यूज़। डॉक्टर से पूछता है फिर गुड न्यूज़ क्या है। वो कहता है ये न्यूज़ एक्चुअली कल की थी, मैंने तुमको कॉल किया था पर तुमने फोन नहीं उठाया। तो देखा जाए तो वो भी बैड ही न्यूज़ है। तो सोचते रहता है व्यक्ति। तो चौथा बताया, डांस विथ एग्जिस्टेंस। हजारों बातें हो रही है जीवन में, होने दो, रेजिस्ट नहीं करना है। अगर हम विरोध करें तो मन में संघर्ष क्रिएट होता है। जैसे आप नौका विहार कर रहे हैं, अकेले है, बोट में बैठे हैं, यू आर डूइंग बोटिंग। यहाँ पर नक्की लेक है, एक बार देख लेना आप। और बोटिंग करते करते आपने बैठ गए, थोड़ा देख रहे प्रकृति को, बहुत शांत सब चल रहा है, और अचानक पीछे से एक नाव आती है और आपकी नाव को टकराती है। तो क्या होता है, कौन है, किसने टकराया, दिखता नहीं क्या? ऐसा मन में विचार आने ही वाले हैं और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूसरी जो नाव है जिसने टकराया उसमें कोई भी नहीं है। अब किस पे क्रोध करोगे?
इट इज द एम्प्टी बोट। अब क्या होगा बताओ, क्या करोगे? उसमें कोई भी नहीं है। अगर हाँ कोई होता उसमें तो उस पर चिल्लाते, तुमको दिखता नहीं क्या, तुम ठीक से चलाना चाहिए, उधर नहीं जा सकते थे। पर उसमें कोई भी नहीं है, वो नाव ऐसी एम्प्टी है, आ गई और टकरा गई। तो जीवन में जो परिस्थिति आ रही है वो भी सब एम्प्टी बोट्स है। ये नहीं समझो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम पकड़ लेते हैं उसको और इसलिए दुखी हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में क्या करते रहना, ऐसा डांस करते रहना। सबने किया ना, स्थूल डांस, डांस थेरेपी। अकेले में भी कर सकते हो, दरवाजे खिड़कियां बंद करके। नहीं तो घर वाले कहेंगे माउंट आबू जाके ये क्या करके आए, मेडिटेशन सीखने गए थे या डांस सीखने गए थे? इसी ज्ञान सरोवर में एक प्रदर्शनी है, आपने देखी है एग्जीबिशन, वो आर्ट गैलरी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े आए थे, एक बार कमिश्नर थे या कोई बहुत बड़े ओहदे पर थे, आईएएस ऑफिसर। तो उनको एक माता, जो यहाँ की माता है, उसको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, तो उसने प्रदर्शनी समझाई, ये आत्मा, ये परमात्मा और ये सब। और प्रदर्शनी पूरी हुई और वो साहब खड़े थे, तो उसने कहा समझ में आया क्या आपको? वो माता ने कहा, उसको तो पता ही नहीं है, मतलब थोड़ा पता था। उसने कहा थोड़ा थोड़ा। तो उस माता ने उसको ऊपर से नीचे देखा, कहा इतने बड़े आदमी हो फिर भी इतना समझ में नहीं आता है कि तुम आत्मा हो। तो उसको यहाँ चोट लग गई फिर। इसलिए हमने कहा था पहला दूसरा सिद्धांत क्या है, परिवर्तन का शौक। ऐसा कोई बोल सकता है क्या उनको? बड़े लोग हैं। तो इसने बोल दिया, वो इधर चोट लगी। यहाँ से गए और फिर डिटेल में कोर्स किया, समझा। फिर उन्होंने खुद ही ये अनुभव सुनाया कि मैं आया था यहाँ पर, जो शिविर था उसका मुझे कुछ याद नहीं, यहाँ जितने लेक्चर सुना है कुछ याद नहीं, मुझे याद केवल वो उसकी बात है कि इतने बड़े आदमी होकर इतना भी नहीं समझते तुम आत्मा हो, बाकी सब भूल गया। चोट लगी ना, जब चोट लगती है तब परिवर्तन होता है, उसके सिवा नहीं होता है। अगला पॉइंट है एंजॉय दिस मोमेंट। ई फॉर एंजॉय करना है इस मोमेंट को। आगे क्या होगा पता नहीं, ये पल हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आगे क्या होगा पता नहीं। कितने हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, अभी अभी एक पेशेंट आया व्हील चेयर पर, टूरिस्ट लोग थे, घूमने आए थे माउंट आबू गुजरात से, व्हील चेयर पर थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हमने कहा अर्जेंट अभी के अभी एडमिट करना है आईसीयू में। उन्होंने कहा ना ना ना, दवा लिख दो, ये कर दो, हमको जाना है, इतना बड़ा ग्रुप है, कहाँ हमको तो घूमना है, ये है वो है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा अभी के अभी करना है। वो अभी होश में थे पर थोड़ा, दिस इज इमरजेंसी, अभी के अभी करना है। वो पेशेंट को लेके गए, फिर मान भी गए बहुत लेट, पर जैसे आईसीयू के बाहर गए वहीं पे कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको, इज गॉन। इतना जीवन अनित्य है। व्यक्ति छत पर है, नीचे मिलने उसका दोस्त आया, हेलो करता है, हाँ मैं आ रहा हूं। सीढ़ियां उतरता है और सीढ़ियों के पास ही हार्ट अटैक आ जाता है, खलास गया। तो जीवन तो हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता। इधर ही माउंट आबू में ही जो हम लोगों का ग्रुप आते हैं लोगों का, एक माता आई थी मॉरिशस से बहुत पहले। वो आई, लैंड की, इधर आई थी 6-7 दिन रुकने के लिए, पांडव भवन उधर हेडक्वार्टर्स में, वहाँ रुकी। और शाम को ही उसकी तबीयत खराब होगी, पर ऐसी खराब होगी कि हॉस्पिटल आते आते शरीर छोड़ दिया उसने, पहुंचाते। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरे देश उनकी डेड बॉडी भेजना, ये वो। और फिर उनका बेटा आया, उस बेटे ने कहा था, आके वो लेने आया था कि मेरी माँ ने जाते
समय कहा था मैं मधुबन जा रही हूँ, माउंट आबू, वापस नहीं आऊंगी। मैं बाबा के घर जा रही हूं पर वापस नहीं आऊंगी। कई कई लोगों को पता भी चल जाता है क्या होने वाला है। हमारा ऐसे ही एक भाई जो लोकल ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाता था, बुजुर्ग थे वो, एक दिन सुबह सुबह गए, वो बाबा का जो मेडिटेशन रूम होता है वहां बैठे और बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। तो जीवन बड़ा अनित्य है, इसलिए एंजॉय दिस मोमेंट, दिस पल, आगे क्या होगा पता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम द साइकोलॉजिकल टाइम। जो हमने बात की थी साइकोलॉजिकल टाइम, माइंड टाइम, एक है क्लॉक टाइम, क्रोनोलॉजिकल टाइम, दूसरा है माइंड टाइम। माइंड में पश्चाताप है, दर्द है, पीड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। अपने हाथ में कुछ तो ले लो, आपके पास अगर पेन है कोई, या मोबाइल ही ले लो, पेन है तो बहुत अच्छा, या कोई छोटी चीज, आंखें बंद करो और उसको जोर से पकड़ो, उसको दबाओ थोड़ा। अगर कुछ छोटी चीज है कोई भी पर्स में या पेन है तो वो भी चलेगा। आंखें बंद करके उसको दबाना है और सोचो ये मेरा दर्द है, ये दुख है, ये चिंता है, ये पश्चाताप है, ये स्मृतियां है पुरानी। और जोर से उसको दबाएंगे, जैसे मैंने इसको पकड़ा है और जोर से पकड़ के रखा है, और जितनी गहरी मेरी पकड़ है उतनी मुझे पीड़ा है, दर्द है। और अभी धीरे से उसको नीचे गिरा दो, हल्के से गिरने दो उसको नीचे। अब अनुभव करो क्या हो रहा है। आंखें बंद, पकड़ ढीली हो गई। हो सकता है वो एक व्यक्ति था, वस्तु थी, कोई घटना, कोई दर्द, कोई ट्रॉमा, कोई इवेंट, कोई भय। अनुभव करो अब मैं मुक्त हूं, आई एम फ्री नाउ। आंखें खोलेंगे तो छोटे छोटे प्रयोग करने हैं, और ये प्रयोग काम करते हैं। स्थूल चीजें काम करती है। बेस्ट ये किया जा सकता है एक पत्थर लेके, कंचा, अपने हाथ में एक पत्थर लेना, उसको पकड़ के रखना और फिर गिरा देना, क्योंकि हमने पकड़ के रखा है उसको। एक व्यक्ति एक गाय लेकर जा रहा है, एक फकीर, एक सूफी फकीर अपने शिष्यों के साथ वहां आता है और अपने शिष्यों से पूछता है बताओ कौन किसको पकड़ के जा रहा है। सब लोग कहते हैं ये व्यक्ति है, ये गाय को खींचकर जा रहा है। किसने किसको पकड़ा? तो सब कहते हैं इस व्यक्ति ने इस गाय को बांधा है। तो वो फकीर पूछता है क्या इस गाय ने, व्यक्ति ने गाय को बांधा है या गाय ने वो व्यक्ति को बांधा है? अगर हम वो रस्सी खोल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, तो कौन किसके पीछे भागेगा? व्यक्ति गाय के पीछे भागेगा या गाय व्यक्ति के पीछे भागेगी? मतलब गाय ने उस व्यक्ति को पकड़ के रखा है, व्यक्ति ने गाय को नहीं पकड़ा है। ट्वेंटी 2026 में इंग्लिश भाषा में एक नया शब्द ऐड हुआ है, इमोशनल रेंट। सुना है? ये नया शब्द है, डिक्शनरी में एडिशन हुआ है। इमोशनल रेंट अर्थात हमारे जीवन में कोई व्यक्ति था, वो चला गया, हम उसके विषय में सोच रहे, हम अभी भी उसकी यादें, उसके चैट, उसके पिक्चर्स, उसके गिफ्ट, उनके बारे में सोच रहे हैं, मतलब भाड़ा दे रहे हैं, रेंट। वो तो चला गया, उसका अपना जीवन चालू हो गया। हो सकता है उसे कोई और मिल भी गया, वो भूल ही गया हमको, उसको कुछ भी याद नहीं हमारे विषय में, पर हम सोच रहे हैं वो आएगा, मुझे मिलेगा, उसको पश्चाताप होगा, वो माफी मांगने आ जाएगा। अरे वो क्यों आएगा? वो आगे बढ़ चुका है, वो चला गया है। वी आर जस्ट पेइंग इमोशनल रेंट। दिस इज इमोशनल ट्रैप। तो सिद्धांत क्या है? फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल, फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल टाइम। कोई रिग्रेट है,
अभी यहाँ आए हैं, ये बहुत हायर वाइब्रेशंस की प्लेस है, ये दिस प्लेस, यहाँ पर सब बोझ छोड़ के फिर जाना है यहाँ से। अगला है जी, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। यहाँ आए हैं अगर, तो मन में एक धन्यवाद का भाव, जो हमको लेके आए, जिन्होंने हमारी सेवा की, जो वक्ता यहाँ आए, जो साउंड की सेवा कर रहे हैं, सब सेवाएं, जो खाना खिला रहे हैं, जो कमरा जिन्होंने साफ किया, ठीक किया, हाउसिंग स्टाफ, सारे, कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये संगठित ऊर्जा का केंद्र है, शुद्ध संस्कृति का एक द्वीप है ये विश्व में, जहां आप बैठे हैं। कितनी आत्माओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया एक छोटी छोटी सेवा के लिए, एक छोटी सी सेवा के लिए, अपना पूरा जीवन। कितना बड़ा त्याग है ये। तो मन से क्या निकले उन सब के लिए? धन्यवाद। जीवन में हमारे जो कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद। जिन्होंने हमारी निंदा की और ग्लानि की, उनका क्या करना है? क्यों उन्होंने हमारी इतनी ग्लानि की, हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र किए, उनका भी कर क्यों? हाँ, उन्होंने सिखाया ना हमको, कितना हमारे लिए कितना त्याग किया, हम हमारे ऊपर पीएचडी की, हमारे अवगुणों पर, हमारी कमियों पर, देखा इसको कब टॉन्ट किया जाए, कब कमेंट किया जाए, कब ट्रोल किया जाए, ये कब कुछ करता है और हम कुछ करें। हमारा इतना ध्यान तो हमारे माँ बाप ने भी नहीं रखा होगा। कितनी शांति है, कितनी शांति। आहा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं बोलते एकदम अनुभव होता है, पर यहां से नीचे आबू रोड स्टेशन में पहुंचते पहुंचते और ट्रेन में जब बैठेंगे या फ्लाइट में, और जैसे उधर पहुंचेंगे तो फिर वहां की दुनिया चालू हो जाएगी। लोग भाग रहे, खड़े रहो दादर स्टेशन पर, सारे भाग रहे। किधर भाग रहे? पता नहीं क्यों भाग रहे, सब भाग रहे, इसलिए हम भी भाग रहे। भागती दौड़ती जिंदगी, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, भाग ही रहे भाग ही रहे भाग ही रहे। 3 लोग भागते भागते स्टेशन पहुंचते हैं, उसमें से 2 चढ़ जाते हैं ट्रेन में और एक नीचे गिर जाता है और ट्रेन चालू हो जाती है और वो चले जाते हैं। वो टीटी उसको उठाता है, कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेन में जाता है, पर वो रोते रहता है। बोलते क्यों रो रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ही चलेंगे, तुम अगली ट्रेन से वो कहता है वो 2 मुझे छोड़ने आए थे। बस भाग जा रहे, भाग रहे, चिंता मुझे उनकी है। जरूरी नहीं है कि अंधेरी पर उतरना है तो अंधेरी पर ही उतरोगे, जोगेश्वरी उतरोगे, भीड़। तो लास्ट है हियर एंड नाउ अवेयरनेस। इस अवेयरनेस को बढ़ाना है कि मैं यहां हूं, इस पल हूं। तो हमने 8 बातें देखी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली पॉइंट थी अवेयर टू दिस मोमेंट, टोटल अवेयरनेस यहाँ के इस पल के लिए बढ़ानी है। इसलिए एक बेस्ट चीज़ है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम में जाते हैं या घर पे एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, उस समय एक चीज़ हो जाती है, या रनिंग करते हैं, अवेयरनेस बढ़ जाती है और इस पल में व्यक्ति रहता है। कुछ भी आप कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, आर्म्स कर रहे हैं, कोर कर रहे हैं, लेग्स, यू बिकम स्टेबल एंड दैट मोमेंट। रनिंग करते हैं तो क्या होता है? अपने आप एक मेडिटेशन है रनिंग, यू बिकम अवेयर दिस मोमेंट। तो ये एक्सरसाइज भी एक टेक्निक है अवेयरनेस की। मेडिटेशन तो है ही, एक्सरसाइज भी है। तो सबसे पहला पॉइंट था अवेयर टू दिस मोमेंट। दूसरा था ब्रेक द चेन्स। पास्ट में जो कुछ हुआ उसको क्या करना है? चेन्स है वो,
हमारे पीठ पर हर एक में इतना एक बोझ है, उसमें इतने पत्थर है, तो क्या करना है, उन पत्थरों को निकाल देना है। दर्द वाले पत्थर है, हर्ट वाले पत्थर है, उदासी के पत्थर है, तो सभी निकालेंगे। ऐसे हाथ करो, हरो पत्थर लो वहां से एक और नीचे फेंको उसको। पहला, दूसरा लो, कौन सा लेंगे? हर एक का अपना अपना है, वो निकालो और डालो नीचे। हर एक को करना है। पत्थर हाथ में आ नहीं रहा है, थोड़ा नीचे जाओ और मिला, खींचो उसको और फेंको नीचे। और एक बार, पता नहीं कितने पत्थर है। किसी ने हर्ट किया, सबके सामने इंसल्ट कर दी थी एक बार, वो निकालो, फेंक दो। तो सारे पत्थरों को क्या करना है? फेंक देना है। जन्म जन्म के पत्थर है। तो सेकंड, ब्रेक द चेन ऑफ द पास्ट। तीसरा था कैंसल द एंजाइटीज ऑफ द फ्यूचर। जो होगा वो होगा, देख लेंगे। मस्तराम बन के जीना है। आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में, अपने रूहानी नशे में। अगला, डांस विथ एग्जिस्टेंस। डांस विथ एग्जिस्टेंस। वापस एक बार करना है क्या डांस? दिशा बहन आ जाओ। आपका डांस बहुत ज्यादा पसंद आया। करेंगे सही में? चलो खड़े हो जाओ। संजय भाई, डांस वाला। ये डांस याद रखना इस शिविर का। स्टार्ट। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझको है पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। तुझको जो पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। पाने को बाकी अब और नहीं है। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। मन नाच रहा, मन झूम रहा, मन नाच रहा, मन झूम रहा, चल कर श्रीमत के रास्ते। देखूं तुझको, देखूं खुद को, भाग्य तो मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। काबिल कहाँ था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, फिर भी तूने
है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिख। तो 4 बातें हो गई थी। 5वीं बात थी एंजॉय दिस मोमेंट। अगला था फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल टाइम। जो पकड़ के रखा है हमने, जितनी गहरी हमारी पकड़ है उतना गहरा दुख है। व्यक्तियों को पकड़ के रखा है हमने कि तुम ये करो, तुम वो करो, मुझे तुमसे प्यार है इसलिए तुमको ये करना चाहिए। ये कैसा प्यार है जिसमें मालकियत है? लव इज नॉन पॉजिटिव। मुक्त कर दो आत्माओं को। एक फूल मुझे पसंद है, मैं क्या करता हूं, उसको तोड़ूंगा थोड़ी, उसको वहीं रखूंगा, क्योंकि प्रेम अशरीरी है। प्रेम का संबंध देह से नहीं है। हाँ, जिस प्रेम का संबंध शरीर से हो जाता है वो वासना बन जाती है। व्यक्ति वस्तु बन जाता है वासना में। लस्ट में व्यक्ति नहीं रहता है, वो एक इमोशनल बीइंग नहीं रहता, एक ऊर्जा नहीं रहती है, वो शरीर बन जाता है, और शरीर का भोग को ही हम प्रेम कहते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय में सर्वोत्तम और सर्वोच्च टॉपिक जो है वो है प्यूरिटी, पवित्रता। इसलिए यहाँ के प्रकंपनों में, यहाँ के वातावरण में, परिसर में एक सूक्ष्म प्रकंपन है पवित्रता का। चारों तरफ प्यूरिटी, और वो फील होता है। यहाँ ऊर्जा का अनुभव क्यों हो रहा है? उस प्यूरिटी की वजह से। तो फ्री कर देना है, मुक्त कर दो जिसको पकड़ के रखा है हमने, व्यक्ति को, कि तुम वो करो जो मैं कहता हूं। अपने बच्चों को पकड़ के रखा है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको वो करना है। खलील जिब्रान ने कविता लिखी है पेरेंट्स के लिए, यूर चिल्ड्रेन और नॉट यूर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। दे आर फ्रॉम यू बट दे आर नॉट फॉर यू। वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है। उनकी पालना करो, उनको शिक्षा दो, गाइड करो, पर निर्णय वो अपने जीवन का खुद लेंगे। जबरदस्ती उनको थोपो मत कुछ भी। अध्यात्म भी उन पर थोपना नहीं है। हमने ये भी देखा है, जो जबरदस्ती आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, बच्चों को भी ब्रह्मा कुमार बनाना चाहते हैं जबरदस्ती। वो काम नहीं करता है। यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर। इसलिए आप जो यहाँ आए हैं ऐसे नहीं आए हैं। जिसके भाग्य में है और तकदीर में वही पहुंचता है यहाँ पर। ऐसे कोई नहीं आ सकता है यहाँ। बहुत बड़ा गणित है, हायर मैथमेटिक्स काम कर रहा है यहाँ पर, बड़ा सूक्ष्म। सारे ग्रह नक्षत्र ठीक होने चाहिए तो व्यक्ति यहाँ पहुंचता है। और इस मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए जन्म जन्म का बहुत पुण्य, भाग्य, बहुत सारी चीजें चाहिए। इसलिए जबरदस्ती किसी पर नहीं करना है। बच्चों पर तो बिल्कुल नहीं करनी है। कितना प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर। फिर फर्स्ट आना है, 10 में आना है, फर्स्ट 10, इतने सारी सुसाइड केसेस एंड सो मेनी थिंग्स हम देखते हैं, क्योंकि उनके पास फिर ऑप्शन नहीं रहता है कुछ। पेरेंट्स की इतनी इच्छा है, उनके दोस्त आगे चले गए। इसलिए फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल टाइम। अगला ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। सबके प्रति बहुत पावर है उसमें। जो कुछ भी हुआ जीवन में, सबके प्रति धन्यवाद। उस परमात्मा के लिए धन्यवाद, जिन्होंने जन्म दिया उनको धन्यवाद, जो सहयोगी बने जीवन में उन सब के लिए धन्यवाद। हमने टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया है लोगों को। उन्होंने जो हमारी इतनी मदद की, हम समझते ही नहीं, मानते ही नहीं कि उन्होंने मदद भी। हम सोचते उनका कर्तव्य था। बट अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। थोड़ा सा हमें कोई कुछ दे देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना। पेन नहीं है मेरे पास, पेन देना। पेन दिया तो थैंक यू। और जिसने जीवन में इतना कुछ किया उसको कोई धन्यवाद नहीं। इस प्रकृति को धन्यवाद दिया है हमने बहुत कम, इस आकाश को, इस हवाओं को। और ये सारे कार्य सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन में होते हैं। दिन में बड़ा मुश्किल है। इसलिए यहाँ से अगर कुछ ले जाना है तो ये एक बात लेके जानी है, कुछ आदतें नई बनानी है। क्रांति तभी होगी। कंफर्ट जोन से निकलकर जल्दी सो जाओ। 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, बैठे रहते हैं। शॉर्ट्स रील्स। सागर है वो, सागर एक कुआं है, अंधा कुआं। एक बार घुस गए, ब्लैक होल, निकलना मुश्किल है। इसलिए स्टॉप, जल्दी सो जाओ, उठो, डू मेडिटेशन। और ये सारा काम करना है उसमें ग्रेटिट्यूड का काम।
और लास्ट हियर एंड नाउ अवेयरनेस, ये मेडिटेशन है। सजगता ही ध्यान है, सजगता ही मेडिटेशन है। अटेंशन इज मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज मेडिटेशन। तो ये कितनी बातें हो गई? 8 बातें। तो आपके पास 24 घंटे का टाइम है। सोचो, यहां से खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ लेकर जाना है, कुछ भीतर भर के जाना है, अंदर कुछ प्लानिंग करके जाना है, कुछ लिख कर जाना है जो काम आएगा। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, गीत बजेगा और सुनते सुनते अपने मन में कुछ संकल्प करने हैं। अच्छा, ओम शांति।